कहानी के शुरुआत में हम एक इंसान को अपनी जान बचाकर भागते हुए देखते हैं। उसका पीछा डायनासोर के साथ साथ कुछ प्री हिस्टोरिक जीव कर रहे थे। अचानक उसके सामने की जमीन फट जाती है और एक बहुत बड़ी खाई बन जाती है। इस खाई के अंदर खौलता हुआ गर्म लावा था। वो आदमी अपनी पूरी ताकत लगाकर खाई के दूसरी तरफ कूदने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में वो उस दहकती हुई आग में गिर जाता है। मरने से ठीक पहले वो अपने भाई ट्रेवर को जोर से आवाज देता है। असल में ये सब कोई हकीकत नहीं थी, बल्कि ट्रेवर ये सब अपने सपने में देख रहा था, और उसके सपने में जो आग में गिरा था वो उसका भाई मैक्स था। कई साल पहले मैक्स कुछ जियोलॉजिकल रिसर्च करने के दौरान गायब हो गया था। वो जमीन की गहराई में छिपे किसी अनजाने राज्य का पता लगाना चाहता था, लेकिन रिसर्च के चक्कर में वो कभी वापस नहीं आया। तब से ट्रेवर हर रात यही सपना देखता है। पर असल में उसके साथ क्या हुआ था, इस सवाल का जवाब आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। इधर ट्रेवर भी अपने भाई की तरह ही एक जियोलॉजिस्ट और प्रोफेसर है। सुबह उठकर फ्रेश होने के बाद वो यूनिवर्सिटी जाता है और वहाँ क्लास लेने के बाद अपनी लैब में आता है। ये लैब उसके भाई मैक्स की थी। मैक्स यहाँ पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर पर रिसर्च करता था। उसका मानना था कि जमीन के नीचे बहुत सारे वोल्केनिक ट्यूब्स हैं, यानी बड़े बड़े गड्ढे जो धरती के सेंटर तक गहरे हैं। इन ट्यूब्स के जरिए नीचे से पिघला हुआ मैग्मा ऊपर आता है और इन्हीं के रास्ते पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचा जा सकता है। इन्हीं आइडियाज के बेसिस पर उसने अपनी रिसर्च शुरू की थी, लेकिन एक दिन अचानक वो गायब हो गया। मैक्स के गायब होने के बाद ट्रेवर ने इस लैब को चालू रखा। यहाँ कुछ कंप्यूटर हैं जो बहुत सारे सेंसर्स से जुड़े हुए हैं। मैक्स ने इन सेंसर्स को बहुत पहले दुनिया की अलग अलग जगहों पर लगाया था। इन सेंसर्स की मदद से जमीन के अंदर की वोल्केनिक एक्टिविटी को मॉनिटर किया जा सकता है। ट्रेवर रोज लैब आकर इन सेंसर्स से मिलने वाले डेटा को एनालाइज करता है। आज भी वो यही काम करने आया था, लेकिन तभी वहाँ फैकल्टी डीन एलन आ जाता है। एलन ट्रेवर को बताता है कि वो इस लैब को बंद करने जा रहे हैं, क्योंकि मैक्स की रिसर्च कभी कामयाब नहीं हुई। इसके अलावा उसके लगाए हुए ज्यादातर सेंसर्स अब इनएक्टिव हो चुके हैं। तब ट्रेवर बताता है कि उनमें से 3 सेंसर्स अभी भी एक्टिव हैं और उसे वहां से जरूरी डेटा भी मिल रहा है। लेकिन फिर भी एलन उसकी बात नहीं मानता। यूनिवर्सिटी के फैसले के मुताबिक लैब को बंद कर दिया जाता है। इस तरह अपनी रिसर्च लैब को खोकर ट्रेवर काफी उदास था। इसके बाद वो घर वापस आता है और उसे बहुत सारे मैसेज मिलते हैं। ये मैसेज उसे मैक्स की पत्नी एलिजाबेथ ने भेजे थे, क्योंकि कुछ ही देर में वो अपने बेटे सीन को लेकर ट्रेवर से मिलने आने वाली थी। ये मैसेज मिलते ही ट्रेवर जल्दी जल्दी सब कुछ समेटने लगता है, क्योंकि उसके कमरे का सारा सामान एकदम बिखरा हुआ था। लेकिन सब कुछ समेटने से पहले ही एलिजाबेथ वहां पहुंच जाती है। तभी ट्रेवर की मुलाकात अपने भाई मैक्स के बेटे सीन से होती है। एलिजाबेथ कुछ दिनों के लिए उसे ट्रेवर के पास छोड़कर जा रही थी, लेकिन सीन किसी की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो अपने गेम खेलने में काफी बिजी था। इधर एलिजाबेथ ट्रेवर को एक बॉक्स देकर जाती है, जिसमें मैक्स की इस्तेमाल की हुई कुछ चीजें थीं। उसके जाने के बाद ट्रेवर सीन को अपने कमरे में ले जाता है और उस बॉक्स को खोलकर देखने लगता है। बॉक्स के अंदर उसे एक किताब मिलती है। ये किताब मशहूर राइटर जूल्स वर्न की लिखी हुई जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ थी। इसी किताब को पढ़कर मैक्स ने अपनी रिसर्च शुरू की थी, क्योंकि उसका मानना था कि जूल्स वर्न ने इस किताब में कुछ असली राज छिपाए हैं। अब ट्रेवर उस किताब के पन्ने पलटकर देखने लगता है। तभी अचानक उसकी नजर एक पेज पर टिक जाती है। उस पेज पर कुछ नोट्स लिखे हुए थे जो मैक्स ने खुद अपने हाथों से लिखे थे। ये नोट्स जुलाई 1997 में लिखे गए थे, जिनमें बोलीविया, मंगोलिया और हवाई आइलैंड्स में वोल्केनिक एक्टिविटी होने का जिक्र था। मैक्स जुलाई 1997 में ही गायब हुआ था। ट्रेवर को भी ठीक उन्हीं जगहों पर एक्टिविटीज के सुराग मिलते हैं, लेकिन साथ ही सीन को कंप्यूटर पर एक और सिग्नल दिखाई देता है। ये चौथा सिग्नल आइसलैंड की किसी जगह से आ रहा था। तब ट्रेवर ने फैसला किया कि वो खुद आइसलैंड जाकर इस मामले की जांच करेगा। जाने से पहले वो सीन को अपने एक दोस्त के पास छोड़ना चाहता है, लेकिन सीन कहता है कि वो भी इस एडवेंचर पर उसके साथ जाएगा। फिर वो दोनों प्लेन से आइसलैंड के लिए रवाना हो जाते हैं। प्लेन में बैठे बैठे ट्रेवर किताब के नोट्स को देखता है और मैक्स के लिखे सुरागों को समझने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ सीन उन शब्दों को गूगल पर सर्च करता है। तब उन्हें पता चलता है कि ये सुराग असल में एक आदमी का नाम है, सिगरबजॉर्न असगेरसन। ये शख्स मैक्स की तरह ही एक वोल्केनोलॉजिस्ट था और आइसलैंड में उसका एक इंस्टीट्यूट भी है। इसलिए ट्रेवर तय करता है कि वो सबसे पहले उसी इंस्टीट्यूट में जाएंगे। प्लान के मुताबिक लैंड करने के बाद वो इंस्टीट्यूट की तलाश में निकल पड़ते हैं, लेकिन काफी दूर तक ड्राइव करने के बाद भी उन्हें सिर्फ वीरान रेगिस्तान जैसा इलाका ही दिखता है। आखिर में थक हार कर वो एक घर के सामने गाड़ी रोकते हैं। तभी अचानक एक साइन बोर्ड पर नजर पड़ते ही ट्रेवर खुशी से उछल पड़ता है, क्योंकि वो इंस्टीट्यूट ठीक वहीं था। ये सोचकर कि शायद इसी सुनसान घर के अंदर वो इंस्टीट्यूट है, ट्रेवर दरवाजा खटखटाता है। तभी हन्ना नाम की एक लड़की दरवाजा खोलकर बाहर आती है। पहले ट्रेवर और सीन उससे इंट्रोड्यूस होते हैं। फिर ट्रेवर बताता है कि वे प्रोफेसर एसगेरसन को ढूंढ रहे हैं। तब हन्ना बताती है कि प्रोफेसर एसगेरसन उसके पिता थे और उनकी करीब 3 साल पहले ही मौत हो चुकी है। उनकी मौत के बाद ये इंस्टीट्यूट भी बंद पड़ा है, क्योंकि उनकी रिसर्च कभी सच साबित नहीं हुई। ट्रेवर तब समझ जाता है कि एसगेरसन असल में मैक्स के साथ ही काम कर रहे थे। जब ट्रेवर अपने भाई के बारे में बताता है तो हन्ना कहती है कि मैक्स भी उसके पिता
पिता की तरह एक वर्नियन था। यहाँ वर्नियन उन लोगों को कहा जाता है जो जूल्स वर्न की लिखी बातों को सच मानते हैं। इसके बाद ट्रेवर उसे बताता है कि वो माउंट स्नैफल्स जाना चाहता है क्योंकि वहीं उसके भाई मैक्स का लगाया हुआ सीस्मिक सेंसर है। उस सेंसर को जमीन से निकालकर डेटा एनालाइज किया जा सकता है। हन्ना कहती है कि वो उन्हें वहां तक गाइड कर सकती है क्योंकि वो खुद एक माउंटेन गाइड है। इस बात पर उनके बीच एक डील हो जाती है। ट्रेवर और सीन वो रात वहीं गुजारते हैं और अगली सुबह तीनों माउंट स्नैफल्स की तरफ निकल पड़ते हैं। काफी मुश्किल रास्ता पार करने के बाद ट्रेवर को मैक्स का लगाया हुआ वो सेंसर मिल जाता है। वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी अचानक आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है और तेज बारिश के साथ बिजली कड़कने लगती है। हन्ना फौरन सीन को लेकर एक गुफा की ओट में छिप जाती है, लेकिन ट्रेवर अब भी सेंसर निकालने में लगा रहता है। आखिरकार वो सेंसर निकालने में कामयाब तो हो जाता है, पर उसके आसपास लगातार बिजलियां गिर रही थीं। ये देखकर हन्ना उसे सेंसर फेंक देने को कहती है क्योंकि उस सेंसर की वजह से बिजली उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। ट्रेवर उसे छोड़ना तो नहीं चाहता था, पर आखिर में उसे फेंकना ही पड़ता है और वो बाल बाल बचता है। जैसे ही ट्रेवर गुफा के अंदर आता है, गुफा के मुहाने पर जोरदार बिजली गिरती है। इसकी वजह से ढेर सारे पत्थर गिरकर गुफा का रास्ता पूरी तरह बंद कर देते हैं। किस्मत से किसी को चोट नहीं आती, लेकिन जब वो पत्थर हटाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें समझ आता है कि ये बेकार है। गुफा के मुंह पर करीब 60 से 70 टन पत्थर जमा हो गए थे, जिन्हें हटाने में कम से कम 1 महीना लग जाता। अब गुफा के और अंदर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। शायद अंदर से बाहर निकलने का कोई और रास्ता मिल जाए। वहाँ उनके सामने 2 रास्ते थे। ट्रेवर उनमें से दाईं तरफ वाला रास्ता चुनता है और वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन कुछ ही दूर जाने पर ट्रेवर एक बहुत बड़े गड्ढे में गिरने ही वाला था कि ऐन मौके पर हन्ना उसे खींचकर उसकी जान बचा लेती है। इस गड्ढे को देखकर उन्हें अंदाजा होता है कि ये शायद किसी पुरानी माइन के अंदर जाने का रास्ता है, क्योंकि कई साल पहले यहाँ एक पुरानी खदान थी और ये देखकर हन्ना काफी खुश हो जाती है। आमतौर पर माइंस से बाहर निकलने के लिए 1 से ज्यादा रास्ते होते हैं, लेकिन ये गड्ढा असल में कितना गहरा है ये कोई नहीं जानता था। तब गड्ढे की गहराई चेक करने के लिए ट्रेवर एक आइडिया निकालता है। हन्ना के बैग में कुछ सिग्नल फ्लेयर्स थे। ट्रेवर फैसला करता है कि वो एक फ्लेयर जलाकर गड्ढे के अंदर फेंकेगा और फिर ये हिसाब लगाएगा कि उसे नीचे पहुंचने में कितना समय लगता है। ट्रेवर सीन को अपनी घड़ी में टाइम नोट करने के लिए कहता है। इसके बाद जैसे ही वो फ्लेयर जलाकर फेंकने जाता है, अचानक वो फ्लेयर किसी धमाके की तरह जल उठता है। इस झटके से वे तीनों पीछे जा गिरते हैं। तब ट्रेवर को समझ आता है कि यह असल में एक मैग्नीशियम माइन है। इसकी दीवारों पर मैग्नीशियम पाउडर लगा है और गुफा की हवा में भी उसके कण तैर रहे हैं, जिसकी वजह से फ्लेयर इतनी तेजी से भभक उठा था। यह तरीका काम न आने पर हन्ना अपने बैग से एक लाइट स्ट्रिप निकालती है और उसकी मदद से ट्रेवर गहराई का अंदाजा लगाता है। उसके हिसाब से यह गड्ढा करीब 200 फुट गहरा था। इतनी गहराई उनके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं थी, क्योंकि हन्ना के पास काफी रस्सी थी। इसके बाद वे तीनों रस्सी के सहारे नीचे उतरने लगते हैं। सीन ने अपनी लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन फेस नहीं की थी, इसलिए वो बहुत डरा हुआ था। हन्ना उसे शांत करने के लिए बातें करने लगती है, लेकिन बातों बातों में ट्रेवर का ध्यान भटक जाता है और उसका पैर दीवार से फिसल जाता है। उस वक्त उसकी रस्सी ही उसकी जान बचाती है, जिसकी वजह से वो सीधे नीचे गिरने के बजाय झूलने लगता है। पर वो रस्सी बाकी दोनों के साथ भी उलझ रही थी, इसलिए हन्ना मजबूरी में रस्सी काट देती है। हन्ना को रस्सी काटते देख ट्रेवर डर के मारे चिल्ला उठता है, लेकिन झूलते झूलते वो गड्ढे के काफी करीब पहुंच चुका था, इसलिए रस्सी कटने के बाद उसे कोई खास चोट नहीं आती। इसके बाद हन्ना और सीन भी नीचे आ जाते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते ही उन्हें वो पुरानी माइन दिखाई देती है। उनके सामने माइन का एक पुराना जनरेटर पड़ा था। हन्ना उस जनरेटर को चालू करने की कोशिश करती है और जैसे ही वो स्टार्ट होता है, माइन की चारों तरफ लगी लाइटें जल उठती हैं। पुराने जमाने की इन माइंस में रेल की पटरियों की तरह ट्रैक बने होते थे, जिन पर मजदूर कार्ट की मदद से आते जाते थे। यहाँ उनके सामने भी वैसा ही एक ट्रैक था, इसीलिए वे तीनों ट्रैक पर रखी एक कार्ट में सवार हो जाते हैं। इसके बाद हन्ना पीछे से लीवर की मदद से कार्ट्स को चलाने लगती है, जिससे वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन कुछ दूर जाते ही अचानक कार्ट की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ढलान वाले ट्रैक पर कार्ट्स रोलर कोस्टर की तरह तेज रफ्तार से दौड़ने लगती हैं। हद तो तब हो गई जब ट्रैक का एक हिस्सा बीच में से टूटा हुआ था, पर किसी चमत्कार की तरह वे उस हिस्से को तेजी से पार कर जाते हैं। लेकिन थोड़ी दूर और जाते ही ट्रैक 3 अलग रास्तों में बंट जाता है, जिससे वे तीनों अलग अलग ट्रैक पर चले जाते हैं। कुछ दूर और जाने के बाद हन्ना के सामने वाला ट्रैक खत्म होने लगता है। तब ट्रेवर उसे अपनी कार्ट में जंप करने को कहता है। उसकी बात मानकर हन्ना जंप लगाकर ट्रेवर की कार्ट में आ जाती है, पर यह ट्रैक भी गुफा की एक दीवार पर जाकर खत्म हो रहा था। अगर वे दीवार से टकराते तो दोनों की मौत पक्की थी। जान बचाने के लिए हन्ना एक रास्ता निकालती है। वो अपने बैग से रस्सी निकालकर ट्रैक के साथ फंसा देती है और फिर उस रस्सी के सहारे वे दोनों कार्ट से कूद जाते हैं। इस तरह रस्सी की मदद से वे दीवार से टकराने से बच जाते हैं। दूसरी तरफ सीन की कार्ट काफी स्मूथली रुक जाती है। रुकने के बाद सीन को पास की दीवार में एक रास्ता दिखता है और वो रास्ता खोजने के लिए अंदर चला जाता है। इसके बाद ट्रेवर और हन्ना भी वहां पहुंचते हैं और एक हैरान कर देने वाला
नजारा देखते हैं। उनके सामने गुफा की दीवारों पर बेशुमार चमकते हुए मणिमोती थे। दुनिया के महंगे पत्थरों से लेकर हीरों तक सब कुछ वहाँ मौजूद था। सीन तुरंत दीवार से कुछ हीरे निकाल लेता है, तभी अचानक उनके पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगती है। हन्ना और ट्रेवर समझ जाते हैं कि उनके नीचे मस्कोवाइट पत्थर है जो जरा भी दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसका मतलब था कि हल्की सी हलचल भी पत्थर को तोड़कर उन्हें नीचे गिरा सकती थी। वे बहुत सावधानी से पीछे हटने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी सीन के बैग से एक हीरा नीचे गिर जाता है। इसके नतीजे में उनके पैरों के नीचे की जमीन धड़धड़ाकर टूट जाती है और वे तीनों नीचे गिरने लगते हैं। वे काफी देर तक नीचे गिरते रहते हैं पर जमीन नहीं आती, जिससे लगता है कि ये गड्ढा कई 100 किलोमीटर से भी ज्यादा गहरा है। काफी देर गिरने के बाद आखिरकार उन्हें पानी दिखता है। ट्रेवर को पहले ही अंदाजा हो गया था कि नीचे पानी हो सकता है, इसलिए वो सबको सांस रोक लेने को कहता है। धीरे धीरे पानी की वजह से उनकी गिरने की रफ्तार कम हो जाती है और वे एक बहुत गहरी झील में जा गिरते हैं। झील के पास ही पत्थरों का एक ढेर था। ट्रेवर और सीन तैरकर झील से बाहर आ जाते हैं, लेकिन हन्ना का बैग भारी होने की वजह से वो ऊपर नहीं आ पाती। तब ट्रेवर दोबारा पानी में छलांग लगाकर उसे बाहर निकालता है। थके हारे वे तीनों झील के किनारे लेट जाते हैं। तभी अचानक उनके सिर के ऊपर अजीबोगरीब पक्षियों का एक झुंड उड़ता हुआ दिखाई देता है। इन पक्षियों के शरीर से एक चमकदार रोशनी निकल रही थी। ट्रेवर बताता है कि ऐसे पक्षी कभी हकीकत में इस धरती पर रहते थे, लेकिन 50 मिलियन साल पहले ही ये विलुप्त हो चुके हैं, पर धरती की इतनी गहराई में इनका वजूद अब भी बना हुआ है। इसके बाद उन पक्षियों का पीछा करते हुए वे एक खुली जगह पर पहुंचते हैं, जहां का नजारा देखकर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उनके सामने एक जादुई दुनिया फैली हुई। धरती के इतने नीचे भी घने पेड़ पौधे थे और चारों तरफ अजीबोगरीब खूबसूरत फूल खिले थे। ट्रेवर समझ जाता है कि यही असल में सेंटर ऑफ द अर्थ है, क्योंकि ये जगह हूबहू वैसी ही थी जैसा जूल्स वर्न ने अपनी किताब में लिखा था। इसका मतलब मैक्स और एस्गेर्सन एकदम सही थे। इस अद्भुत नजारे को देखते हुए वे आगे बढ़ते हैं और उन्हें बड़े बड़े जायंट फंगस दिखाई देते हैं। इन फंगस के बीच से गुजरते हुए उन्हें एक गुफा मिलती है जो पेड़ों की जड़ों और लताओं से ढकी हुई थी। सीन उस गुफा के अंदर जाता है और ट्रेवर भी उसके पीछे पीछे आता है। वहाँ उन्हें कुछ पुरानी चीजें मिलती हैं। पहले ट्रेवर को लगा कि शायद किताब का कैरेक्टर लाइडेन ब्रॉक यहाँ रहा होगा, लेकिन तभी सीन को एक हैंडबैग मिलता है जिसमें से एक नोटबुक निकलती है। उस नोटबुक की लिखावट मैक्स की हैंडराइटिंग से बिल्कुल मैच कर रही थी। इसका मतलब सालों पहले मैक्स इसी गुफा में ठहरा था। मैक्स ने अपनी नोटबुक में जमीन के नीचे के एक समंदर का जिक्र किया था। उस गुफा के ठीक दूसरी तरफ वही समंदर था। तभी हन्ना उन्हें बाहर से आवाज देती है। समंदर के किनारे पहुंचते ही ट्रेवर और सीन काफी इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि वहां किनारे पर एक इंसान का कंकाल पड़ा था। बिना किसी शक के सब समझ जाते हैं कि ये मैक्स का ही कंकाल है। सीन ने बचपन से अपने पिता को नहीं देखा था, इसलिए वो बहुत भावुक हो जाता है। तब ट्रेवर उसे नोटबुक से एक मैसेज पढ़कर सुनाता है जो मैक्स ने सीन के तीसरे जन्मदिन पर लिखा था। उसे डर था कि वो शायद यहाँ से कभी वापस नहीं जा पाएगा, इसलिए उसने सीन के लिए अपना प्यार उस नोट में लिखा था। ये सुनकर सीन और भी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। इसके बाद सब मिलकर पूरे सम्मान के साथ मैक्स के कंकाल को वहीं दफना देते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि वे यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। ये जगह असल में एक एयर पॉकेट थी जिसके चारों तरफ खौलता हुआ लावा बह रहा था। इसकी वजह से यहाँ का तापमान तेजी से बढ़ना शुरू हो गया था। यहाँ के पेड़ पौधे और जानवर तो इस गर्मी के आदी थे, लेकिन इंसानों के लिए इसे बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं था। अगर वे जल्द ही यहाँ से नहीं निकले तो उनकी मौत पक्की थी। मैक्स की मौत भी इसी वजह से हुई थी, यानी अब किसी भी हाल में इस समंदर को पार करना ही होगा। मैक्स की नोटबुक के हिसाब से समंदर के दूसरी तरफ गर्म पानी की एक नदी है और वही नदी ऊपर धरती की सतह तक जाने का रास्ता है। लेकिन ये नामुमकिन काम होगा कैसे? इस सवाल का जवाब ढूंढते हुए सीन ट्रेवर की तरफ जूल्स वर्न की वही किताब बढ़ा देता है। किताब का कैरेक्टर लाइडेन ब्रॉक एक बेड़ा बनाकर इस समंदर को पार करता है। बस फिर क्या था, तीनों मिलकर लकड़ियां और लताएं इकट्ठा करके एक बेड़ा तैयार करते हैं और उसे समंदर में उतार देते हैं। पाल बनाने के लिए वे रस्सी और टेंट के कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। हवा के जोर से पाल तन जाता है और उनका बेड़ा आगे बढ़ने लगता है, लेकिन कुछ ही देर में समंदर उग्र हो जाता है और भयंकर तूफान शुरू हो जाता है। मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। पानी में से अचानक कुछ खूंखार मछलियां बाहर निकलने लगती। इन मछलियों के पंख पक्षियों जैसे थे, जिसकी वजह से वे हवा में उड़ सकती थीं। इन राक्षसी मछलियों से बचने के लिए सब लाठियां उठा लेते हैं और उनका मुकाबला करते हैं। तभी पानी से ड्रैगन जैसे सिर वाले कुछ विशाल जीव बाहर आते हैं जो दिखने में प्री हिस्टोरिक दानवों जैसे थे, पर शुक्र है कि वे जीव सिर्फ उन मछलियों को ही खा रहे थे। ट्रेवर समझ जाता है कि ये दानव उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वे सावधानी से आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी तेज हवा के झोंके से पाल उखड़ने लगता है। सीन उसे दोनों हाथों से थामने की कोशिश करता है, लेकिन तूफान इतना जबरदस्त था कि वो सीन को पाल समेत उड़ा ले जाता है। ट्रेवर और हन्ना अपनी आंखों के सामने सीन को हवा में ओझल होते हुए देखते रह जाते हैं। सीन को इस तरह खोकर ट्रेवर पागलों जैसा हो जाता है। दूसरी तरफ जब तूफान थमता है तो सीन खुद को समंदर के किनारे पाता है। हवा उसे उड़ाकर दूसरे किनारे ले आई थी। प्यास
प्यास के मारे उसका बुरा हाल था, पर समंदर का पानी इतना खारा था कि वो उसे पी नहीं पाता। तभी उसके सामने एक एंजल की तरह वही चमकदार पक्षी आता है जो शुरू से उसका पीछा कर रहा था। उस पक्षी के पीछे पीछे सीन एक गुफा के पास पहुंचता है जहां दीवार से झरने की तरह मीठा पानी गिर रहा था। पानी पीकर सीन में जैसे नई जान आ जाती है। अब वो उत्तर दिशा में उस नदी को ढूंढने निकलता है। ट्रेवर ने उसे एक कंपास दिया था जिससे वो रास्ता देख रहा था, पर अचानक कंपास काम करना बंद कर देता है। तभी उसकी जेब से फोन गिरकर हवा में तैरने लगता है, जिससे सीन समझ जाता है कि यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। आगे का नजारा और भी हैरान करने वाला था। हवा में बहुत सारे पत्थर तैर रहे थे। सीन हिम्मत जुटाकर उन तैरते पत्थरों पर छलांग लगाता है। एक पत्थर पर उसका बैलेंस बिगड़ जाता है क्योंकि वो उसके भार से ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन आखिरकार वो खाई पार कर लेता है। इधर ट्रेवर और हन्ना भी किनारे पर पहुंच जाते हैं, पर सीन को न पाकर उनकी चिंता बढ़ जाती है। वे थककर एक गुफा के पास आराम कर ही रहे थे कि अचानक एक आदमखोर पौधे ने उन पर हमला कर दिया। इस हिंसक पौधे ने पहले ट्रेवर को दबोचा, पर ट्रेवर ने लाठी से उसका एक मुंह काट दिया। तभी उस पौधे ने अपनी लताओं से हन्ना को जकड़ लिया। ट्रेवर अकेले ही उसके कई मुंहों से लड़ता रहा जो उसे निगलने की कोशिश कर रहे थे। आखिर में ट्रेवर उस पौधे को जड़ से उखाड़ फेंकता है। इसके बाद थोड़ा और चलने पर उन्हें वो नदी दिख जाती है, लेकिन सीन का अभी भी कहीं पता नहीं था। दूसरी तरफ सीन भी अपनी जगह से नदी की ओर बढ़ रहा था, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वो एक भयानक जगह पर पहुंच जाता है। उस जगह पर डायनासोर के बड़े बड़े कंकाल पड़े हुए थे। तभी अचानक दूर से एक भयानक दहाड़ सुनाई देती है, जिसका मतलब था कि डायनासोर यहाँ अभी विलुप्त नहीं हुए हैं। उन पक्षियों की तरह वे भी यहाँ जिंदा हैं। उनसे बचने के लिए सीन एक पत्थर के पीछे छिप जाता है, लेकिन वो डायनासोर ठीक उसी पत्थर के ऊपर खड़ा था। सीन को देखते ही डायनासोर उसके पीछे पड़ जाता है और सीन अपनी जान बचाकर सरपट दौड़ने लगता है। भागते भागते वो एक गुफा के अंदर घुस जाता है, पर डायनासोर अपना मुंह गुफा के अंदर घुसा देता है और उसकी ताकत से गुफा की दीवारें चकनाचूर होने लगती हैं। इधर ट्रेवर ने सीन को नदी के आसपास ढूंढने का फैसला किया। वो हन्ना से कहता है कि वो नदी की तरफ आगे बढ़े। हन्ना उससे कहती है कि वो उन दोनों के वापस आने का बेसब्री से इंतजार करेगी। उस वक्त ट्रेवर और हन्ना के बीच एक रोमांटिक पल आता है, क्योंकि इस सफर के दौरान वे दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। इसके बाद ट्रेवर उसे विदा कर सीन को ढूंढने निकल पड़ता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे पत्थर के पीछे से एक दहाड़ और साथ ही सीन के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि डायनासोर ने उसे लगभग पकड़ ही लिया था। ट्रेवर समझ जाता है कि पत्थर की दूसरी तरफ सीन है, इसीलिए वो अपनी पूरी ताकत लगाकर पत्थर की दीवार को तोड़ देता है। खुशकिस्मती से उसे वहां सीन मिल जाता है और वो उसे बचा लेता है, लेकिन डायनासोर भी पत्थर तोड़कर उनके सामने आ जाता है। अब वे दोनों जान बचाकर भागने लगते हैं। भागते वक्त ट्रेवर की नजर जमीन पर पड़ी मस्कोवाइट की परत पर पड़ती है। वो जानबूझकर ऐसे भागता है कि डायनासोर उस पत्थर के ऊपर आ जाए और उसका प्लान कामयाब हो जाता है। डायनासोर का भारी वजन वह पत्थर बर्दाश्त नहीं कर पाता और टूट जाता है, जिससे डायनासोर गहरी खाई में जा गिरता है। ट्रेवर भी गिरते गिरते बचा। उसने किसी तरह पत्थर का किनारा पकड़ लिया और खुद को ऊपर खींच लिया। सीन और ट्रेवर फिर नदी की तरफ रवाना होते हैं और आखिरकार उस गर्म पानी की नदी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन नदी पार करने के लिए उन्हें नाव जैसा कुछ चाहिए था। ठीक उसी पल उन्हें हन्ना दिखाई देती है। हन्ना ने नदी के ऊपर डायनासोर का एक बहुत बड़ा कंकाल तैराया हुआ था और वो उसे नाव की तरह चला रही थी। उसे देखकर सीन और ट्रेवर खुशी से झूम उठते हैं। वे उस कंकाल पर सवार हो जाते हैं और पानी के तेज बहाव के साथ उनकी ये नाव आगे बढ़ने लगती है, लेकिन एक मोड़ पर आकर पानी का लेवल कम होने लगता है। तब उन्हें एहसास होता है कि आगे नदी खत्म हो गई है और पानी धीरे धीरे सूख रहा है। पानी कम होने की वजह से डायनासोर का वो जबड़ा उस संकरे रास्ते पर फिसलने लगता है और आखिर में वे एक बहुत बड़े गड्ढे के मुंह पर जाकर अटक जाते हैं। ये गड्ढा असल में एक लावा ट्यूब था। वह उनके ठीक नीचे से बहुत तेजी से खौलता हुआ लावा ऊपर आ रहा था। अब बचने का एक ही रास्ता था, इस ट्यूब में जबरदस्त प्रेशर पैदा करके ऊपर की तरफ निकलना। पर ये होगा कैसे? तभी ट्रेवर को उस ट्यूब की दीवारों पर मैग्नीशियम होने का पता चलता है। वो तुरंत हन्ना से फ्लेयर मांगता है, लेकिन 2 फ्लेयर जलाने के बाद भी मैग्नीशियम में आग नहीं पकड़ती क्योंकि दीवारें गीली थीं। हार मानकर वो तीसरा और आखिरी फ्लेयर गहराई में फेंक देता है। एक पल के लिए उन्हें लगता है कि अब सब खत्म है, लेकिन तभी नीचे मैग्नीशियम में आग लग जाती है और एक जोरदार धमाका होता है। इस धमाके से इतना तगड़ा प्रेशर बनता है कि वो उन्हें रॉकेट की तरह ऊपर की तरफ धकेल देता है। अचानक उन्हें ऊपर आसमान दिखने लगता है और वे सीधे एक ज्वालामुखी के मुंह से बाहर निकलते हैं। ये ज्वालामुखी इटली का मशहूर माउंट विसुवियस था। बाहर निकलने के बाद वे पहाड़ की ढलान पर फिसलते हुए नीचे एक घर की छत पर जा गिरते हैं। घर का मालिक उन्हें देखकर चिल्लाने लगता है, क्योंकि डायनासोर के उस जबड़े की टक्कर से उसके घर का एक हिस्सा टूट गया था। पर तभी सीन अपने बैग से एक बड़ा सा हीरा निकालकर उस आदमी को थमा देता है। दरअसल सीन अपने साथ ढेर सारे कीमती हीरे ले आया था। आखिरकार इस जादुई और खतरनाक एडवेंचर को खत्म कर वे सब अपने घर लौट आते हैं। ट्रेवर अपनी यूनिवर्सिटी की लैब में जाता है और वहाँ एलन से मिलता है। ट्रेवर उसे बताता है कि वो अब अपने घर पर एक
नई लैब खोलने जा रहा है और इस छुट्टियों में उसने जो कुछ भी किया है उसकी पूरी कहानी साइंटिफिक अमेरिकन जर्नल में छपेगी। यानी पूरी दुनिया को अब उसके इस महान आविष्कार के बारे में पता चल चुका था। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि ट्रेवर ने एक नया शानदार घर खरीद लिया है। सीन जो हीरे लाया था उनकी कीमत करोड़ों डॉलर थी, जिनमें से सिर्फ एक छोटा सा हीरा बेचकर उन्होंने ये घर लिया था। अब सीन को विदा लेने का वक्त था, क्योंकि वो अपनी माँ के साथ कनाडा जा रहा था। वहीं हन्ना ट्रेवर के साथ ही अमेरिका में रहने लगती है, क्योंकि अब वे दोनों एक कपल बन चुके थे। कनाडा रवाना होने से पहले ट्रेवर सीन को एक और किताब देता है, जूल्स वर्न की द लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिस। इसका मतलब था कि आने वाले समय में वे एक और नए एडवेंचर पर जाने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज सीन की तरफ से था, वो उस जादुई चमकदार पक्षी को अपने साथ ले आया था जो अब उसका पालतू बन चुका था। इस तरह धरती की गहराई की एक याद को अपने साथ समेटे हुए सीन वहां से विदा लेता है और यहीं ये कहानी खत्म हो जाती है।